हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 6 चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ने जा रहे हैं हम फैक्टोरियल के बारे में। क्या होता है फैक्टोरियल? सिंपल सा इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है मैथ्स में। यहाँ पे n क्या है? n मीन्स कोई सा भी दिया गया नंबर। ठीक है, सपोज मैंने आपसे कहा 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो आपका जो साइन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सपोज मैंने कहा आपसे कि 10 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप 10 के फैक्टोरियल का साइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है आपके फैक्टोरियल, जिसका साइन कुछ इस तरीके से बनता है। n मीन्स दिया गया कोई भी नंबर, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया। अब बात ये आती है फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। दिए गए नंबर्स को अपने सभी छोटे नंबर से मल्टीप्लिकेशन की एक सीरीज चलाई जाती है। कैसे चलाई जाती है यहाँ पे देख लीजिए। मैंने क्या कहा, दिए गए नंबर से मल्टीप्लिकेशन की एक सीरीज चलाई जाती है। सीरीज इससे छोटे नंबरों की, जैसे 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 4 से। देन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से। 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दिए गए नंबर से एक सीरीज चलती है और उस सीरीज को हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर आपको 10 मिला है, तो 10 का फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एंड 1। ओके, क्लियर कंसेप्ट समझ में आया फैक्टोरियल का? कैसे मल्टीप्लाई होगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 एंड 120 इंटू 1 इज 120। सो 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना हो जाएगा? 120। तो अब ये जो फैक्टोरियल होने को तो मैथ्स की टर्म है, लेकिन अब हमको इसको पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा सॉल्व करना है। तो हमें इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है, जो भी हम नंबर दे देंगे उसका फैक्टोरियल पाइथन खुद कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब वो पाइथन अपने आप तो कैलकुलेट करेगा नहीं, आपको उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन में कि पाइथन अपने आप दिए गए नंबर को क्या करे? कैलकुलेट करे। ओके, तो हम अपनी प्रोग्रामिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिया गया नंबर कोई सा भी हो सकता है, 5 10 12 50, कोई सा भी नंबर हो सकता है। यानी हम चाहते हैं पाइथन कंपाइलर यूजर से एक नंबर इनपुट कराए। ठीक है, इनपुट कराने के लिए क्या लिखा जाता है, मैं आपको पहले के वीडियोस लेक्चर्स में ही बता चुकी हूँ। यदि आप चाहते हैं कि यूजर के द्वारा एक नंबर पाइथन कंपाइलर को मिले, इनपुट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको बनाना होगा यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन, क्योंकि बेसिकली आप जो भी नंबर पाइथन को दे रहे हो, 5 दे रहे हो, 10 दे रहे हो, 15 12 जो भी नंबर दे रहे हो, वो पाइथन की मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके पहले क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रिएट करिए एक मेमोरी लोकेशन। सपोज उस मेमोरी लोकेशन का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे n। ओके, इक्वल। अब हम क्या चाहते हैं कि पाइथन कंपाइलर बोले एंटर एनी नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन कंपाइलर जो है वो आपसे बोले सबसे पहले एंटर एनी नंबर। तो आप पाइथन को कोई सा भी नंबर क्या करो, एंटर करवाओ, इनपुट दो, यानी कोई से भी नंबर का। सपोज वो नंबर हो गया 5। तो अभी सबसे पहले हमें कोडिंग इन 2 लाइन के लिए करनी है। ठीक है, सो इन 2 लाइनों की कोडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। ये जो 2 लाइनें होती हैं जिसमें पाइथन आपसे कोई नंबर मांग रहा है और आप उसको इनपुट के रूप में कोई नंबर दे रहे हो, इन 2 लाइनों के लिए किस तरीके से कोडिंग होती है हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। आइए दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम यूज़र से कोई भी नंबर एंटर कराते हैं, तो उस नंबर को हमें किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन बना देती हूँ। सपोज मैं उसका नाम दे देती हूँ n, देन इक्वल। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट के लिए यानी पाइथन लिख कर दे एंटर एनी नंबर, और यूज़र अपने मन से कोई सा भी नंबर क्या करवाए? एंटर करवाए। इन 2 लाइनों के लिए आपको किस तरीके से कोडिंग लिखनी है पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा?
डेटा टाइप यानी यूज़र किस तरीके का नंबर एंटर कराएगा ये आपको पाइथन कंपाइलर को बताना होगा। तो आपने पाइथन कंपाइलर को बता दिया कि इंटीजर टाइप का नंबर आपको यूज़र से क्या करवाना है, एंटर करवाना है। ओके, देन इसके बाद लिखा जाता है इनपुट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जाता है, इनपुट। और इनपुट के बाद ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर एज इट इज़ जो भी स्टेटमेंट आप चाहते हो कि पाइथन आपको लिख कर दे वो स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना होगा। तो हमने लिख दिया एंटर एनी इंटीजर नंबर। ओके, हमने पाइथन कंपाइलर को बोला तुम यूज़र को पहले शो कराओ एंटर एनी इंटीजर नंबर। यहाँ पे एंटर एनी नंबर लिखा है तो पाइथन आपको इस तरीके से शो करवा देगा एंटर एनी इंटीजर नंबर। कोई कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यहाँ पे अभी एंटर एनी नंबर लिखा था तो मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर क्यों लिख दिया। ये तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो। आप जो सेंटेंस यहाँ लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, आउटपुट में आपको वो सेंटेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो ये 2 लाइनें जो थी इनकी कोडिंग हमने यहाँ पे कर दी है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हम 5 एंटर करें पाइथन हमको 5 का फैक्टोरियल का आंसर दे दे कि कितना आंसर आया था, आपने देखा था ना अभी 5 का आंसर क्या आता है 120। तो पाइथन मेरे को यहाँ पे लिख कर दे दे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर 6 दिया है तो पाइथन मुझे क्या आंसर दे दे फैक्टोरियल ऑफ 6 इज कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 × 5। आप नंबर देते उसके क्रम में, उसके क्रमबद्ध क्या चलने लगती है, सीरीज चलने लगती है उल्टे क्रम में 1 तक। ठीक है, यही हो रहा है फैक्टोरियल में। तो जो क्या आंसर हो जाएगा इसका 120 × 6। ओके, सो आंसर हो जाएगा 0 6 2 12 एंड 6 1 6 720। तो अगर आप 6 का फैक्टर निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 720। तो ऐसी कंडीशन में पाइथन आपको आंसर यहाँ पे देख दे 7 फैक्टर 6 इज 720। इस तरीके के हम कुछ प्रोग्रामिंग यहाँ पर चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 लाइनें तो आपने लिख दी। अब पाइथन को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा आपको, अब पाइथन को बताना पड़ेगा कि उसको जो 6 या 5 जो भी आप नंबर व्हाटएवर एंटर कर रहे हो उसका फैक्टोरियल यानी ये जो लॉजिक है, ये जो आपने लॉजिक लगाया है मैथ्स का, इस लॉजिक को पाइथन को कैसे परफॉर्म करना है। यानी आपको पाइथन को बेसिकली ये बताना है कि हम जो भी नंबर दे रहे हैं तुम उस नंबर का क्या करो, फैक्टोरियल निकालो। अकेले ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा कि फैक्टोरियल आप काउंट करो पाइथन से, पाइथन को बाकायदा इसका लॉजिक बताना होगा कि तुम क्या करो कि जो भी नंबर हम तुमको दे रहे हैं उस नंबर को तुम अपने से सभी छोटे नंबरों से सीरीज क्रमबद्ध क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 तक। तो अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा, ठीक है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। देख लीजिए, जब भी आपको फैक्टोरियल में इस तरीके से काम करना हो तो ध्यान रखना सबसे पहला काम आप करना, एक कोई भी मेमोरी लोकेशन ले लेना। मैं यहाँ पे फैक्ट नाम का ले रही हूँ और यहाँ पे मैं फैक्ट की वैल्यू दे रही हूँ 1। आप कोई भी लोकेशन ले लेना और उसकी वैल्यू का इंसर्ट करवा देना 1। ठीक है, यदि आप दूसरा लेना चाहते हो, मैंने तो यहाँ पे फैक्ट लिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ समझ में आएगी, जब भी आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो आपका उसका जो लॉजिक है वो आपको क्या कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको मेमोरी लोकेशन लेनी होगी और उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू क्या स्टोर करनी होगी 1। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक बेसिकली ये जो लॉजिक है ये कैसे काम कर रहा है। देखा जाए तो ये नंबर हमारा एक सीरीज में चल रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी काम हमारा सीरीज में चलता है या बार बार होता है तो वो चीज़ किस में आ जाती है, हमारे लूप में आ जाती है। ठीक है, उसके लिए हमको चलाना होता है एक लूप। लूप कैसे चलेगा, लूप चलाने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना होता है, फॉर लिख दिया। किसी भी एक मेमोरी लोकेशन का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, कोई सा भी आप बना लीजिए ना, A B C D कोई सा भी बना लीजिए। मैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन बना लेती हूँ I। ठीक है, फॉर लूप मैंने आपको पहले भी चलाना सिखाया था कि आप फॉर लूप चलाने के लिए फॉर लिखिए, I लिखिए, उसके बाद लिखिए इन और फिर लिखिए रेंज। ठीक है, समझ में आ गया फॉर लूप लगा क्यों लगाना होगा फॉर लूप, ये भी समझ में आ गया क्योंकि बेसिकली ये जो क्या है एक लूप चल रहा है, मतलब एक ही लॉजिक जब बार बार लग रहा है। यानी बेसिकली लॉजिक क्या है, अपने से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसका अपने से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसका अपने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो लॉजिक तो एक ही चल रहा है ना। ठीक, अब
दूसरी चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ समझ में आ गई कि लॉजिक एक ही चल रहा है और एक ही सीरीज में चल रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ा, फोर लूप का। फोर लूप का यूज़ करने के लिए आपको फोर लिखना होता है। किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, मैंने आई नाम से करा है, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। इन लिखना होता है और फिर लिखना होता है रेंज। रेंज के बाद आपको लगाना होगा ब्रैकेट। अब ये जो लूप चल रहा है इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, लूप कहाँ से चल रहा है। सीक्वेंस में देखना चाहे तो ये लूप बेसिकली देखा जाए, यदि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं तो ये लूप आपका चल रहा है 1 से लेकर 6 तक, यदि आपने 6 नंबर दिया है तो। और अगर आपने यहाँ पे 5 नंबर देते हैं तो ये लूप आपका चलेगा 5 तक। ठीक है, तो हम 5 तक ही चला लेते हैं लूप। और यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, अगेन 120। ठीक है, तो आपको लिखना होगा रेंज। अब रेंज कहाँ से चल रही, बेसिकली देखी जाए तो ये रेंज आपकी 1 से लेकर 5 तक चल रही है। यहाँ 6 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप 6 को भी ले सकते थे, लेकिन वो अभी जब हम करके देख रहे हैं तो उसमें जो मुझे आपको अभी कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा तो वो प्रोग्राम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो रेंज बेसिकली कहाँ से चल रही है, 1 से और 5 तक चल रही है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 6 भी होता तो रेंज कहाँ से चलती है, 1 से लेकर 6। 7 होता तो 1 से लेकर 7 तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रेंज चल रही है वो रेंज किससे चल रही है, यानी अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो जो रेंज है आपकी 1 से लेकर दिए गए नंबर तक चल रही है, यानी आप जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, 5 की तो 1 से लेकर 5 तक सीरीज चल गई। 6 एंटर करता है तो 1 से लेकर 6 तक चल जाती। 7 एंटर करता है तो 1 से लेकर 7 तक चल जाती। एंड 100 एंटर करता है तो 1 to 100 एंड सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। सो जो रेंज है वो बेसिकली 1 से चल रही है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सबसे पहले 1 देन कॉमा। अब जो रेंज है वो कहाँ तक चल रही है, यहाँ पे 5 लिख रहा है। क्यों 5 लिख रहा है, क्योंकि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो क्या है, 5 है। तो यूज़र जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करेगा, यूज़र ने यदि 5 दिया तो 5 तक सीरीज चली, 6 दिया तो ये सीरीज 6 तक चल जाएगी, 7 दिया तो ये सीरीज 7 तक चल जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली जो सीरीज है वो चल रही है आपके यूज़र द्वारा दिए गए नंबर तक पे। ठीक है, अब यूज़र द्वारा दिया गया नंबर किस में स्टोर है, यूज़र द्वारा दिया गया जो नंबर है वो स्टोर हो जाएगा आपका n के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये जो नंबर आप देते हो 5, 6, 7, आप जो भी नंबर यहाँ पे दोगे वो नंबर चला जाएगा बेसिकली n नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो जो भी नंबर आप दोगे वो कहाँ स्टोर हो रहा है, n के अंदर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा फॉर i इन रेंज, यहाँ पे तो आपको लिखना होगा 1 कॉमा और यहाँ पे लिख देना होगा n, यानी तुम अपनी एक सीरीज चलाओ और वो 1 से लेकर दिए गए नंबर तक चला दो। इतना हमने पाइथन को बता दिया। अब पाइथन को हमको बताना होगा कि जो लूप तुम चला रहे हो उसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाना है। मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यदि आप कायदे से देखें तो कैसे काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक काम कर रहा है। सो लॉजिक थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहे आप यहाँ से करिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करिए या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करिए, एक ही बात है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ना। जब भी आप फैक्टोरियल का लॉजिक बनाने जा रहे हैं आप सिर्फ अपने दिमाग में एक बार स्टोर कर लीजिए आपको कि आप यहाँ पे × 1 लिखा है, इसके आगे × 1 एक बार और यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिर्फ ये हमारा लॉजिक अच्छा बन जाए इसके लिए हम ये यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे 1 × 1 कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। 1 × 1 1 ही होता है। यदि आप इस पूरे का टोटल निकालेंगे × 1 120 × 1 120 फिर × 1 120, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी। बस हमारा लॉजिक जो है वो थोड़ा सा समझ में आने लायक हो रहा है। ठीक, अब जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बेसिकली आप सबसे पहले 1 × 1 कर रहे हैं। 1 × 1 कितना होता है 1। अब जो भी 1 × 1 का आंसर आया है उसमें आप क्या कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 × 2 कितना हो गया 2। फिर जो भी आंसर आ रहा है उससे आप नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं × 3, कितना आंसर आ गया 6। फिर जो भी आंसर आया है उससे आप नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो गया 120। फिर जो भी नंबर आया है उससे आप इसके नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 × 5 कितना हो जाएगा आपका 120। लॉजिक समझ में आया। सबसे पहले आपके 1 × 1 कैलकुलेट हो रहे हैं,
फिर जो भी आंसर आ रहा है उसे 2 कैलकुलेट हो रहा है। तो ये जो लॉजिक है, ऐसे लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब इस लॉजिक के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें, आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए फैक्ट। क्यों लिख दीजिए, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है बेसिकली वो 1 into 1 से शुरू हुई है, तो हमें कुछ ना कुछ सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा कि 1 into 1 हो जाए। तो यहाँ पे फैक्ट इनटू, और यहाँ पे लिख दीजिए आप आई, ठीक है, फैक्ट इनटू आई। क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बताती हूँ। और उसके बाद इक्वल टू के इस साइड फिर से लिख दीजिए फैक्ट। ये एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लेना फैक्टोरियल लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप फैक्टोरियल करने जा रहे हैं बेसिकली काम कैसे कर रहा है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। आई होप आपको ये जो लॉजिक हम बनाने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप देखा है इसको, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। समझ में वैसे भी आ गया था, लेकिन हम इसका लॉजिक बनाने जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डीप में समझाया था मैंने। एक और चीज़ आपको यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पे इस तरीके से डबल कॉलन फॉर रेंज के बाद, और ये जो डाटा थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अंदर की इंडेंट फॉर्म में जाएगा, फैक्ट इनटू आई। देखिए क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए रेंज, जो भी हमने फॉर लूप लगाया इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आई नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। अब आई नाम का मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, अपने अंदर सबसे पहले स्टोर करेगा 1, फिर स्टोर करेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी n तक जो भी आपने नंबर दिया है n तक, तो n तक वो नंबर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो n-1 तक, जैसे मान लो n की नंबर 5 थी, हमने अभी क्या देखी थी, n की संख्या 5, तो ये लूप जो है वो कहाँ तक चल जाएगा, 4 तक, ठीक है। यानी n-1, n की संख्या 5 थी ना, तो लूप कहाँ तक चल जाएगा, 4 तक। मान लो n की संख्या 10 होती तो लूप आपका चलता है 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक। n की संख्या यदि 10 होती, यदि यूजर एंटर करता कि भाई मुझे तो 10 का फैक्टोरियल चाहिए, तो जो वैल्यू है वो कहाँ तक चल जाती है आपकी, 9 तक। समझ में आ गया, फॉर लूप समझ में आ गया। फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, आप जो भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे लिखते हो वो मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर जहाँ जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की है रेंज, उस रेंज तक का सारा डेटा क्या होता है, बारी बारी से स्टोर होता है। अब प्रोग्राम तो आपका यहाँ से चलना शुरू होगा ना, तो ये जैसे यूजर ने बोला एंटर एनी इंटीजर नंबर, ठीक है, और सपोज आपने एंटर किया 5, तो n के अंदर क्या स्टोर हो गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज चल रही है वो सबसे पहले i के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 1, उसके बाद वो चेक कर रहा है जो 1 है क्या वो n से छोटा है, यानी n के अंदर वैल्यू कितनी, 5, क्या वो इससे छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो कंडीशन ट्रू होती है और अपनी नेक्स्ट लाइन पे जंप करती है। कहाँ जंप करेगी, नेक्स्ट लाइन पे, जो कि इंडेंट फॉर्म में, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखा हुआ है। लूप में इंडेंट फॉर्म में लिखना होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। अब जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद देखिए कंपाइलर किस तरीके से काम कर रहा है। फैक्ट राइट हैंड साइड वर्क करता है कंपाइलर, और फिर कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड देखिए, फैक्ट के अंदर वैल्यू कितनी है, फैक्ट के अंदर वैल्यू है 1, फाइन। फैक्ट एक मेमोरी लोकेशन है, फैक्ट नाम का एक मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर वैल्यू अभी यहाँ पे क्या स्टोर है, 1, ठीक है। तो कंपाइलर करेगा 1 इंटू आई के अंदर अभी कितनी वैल्यू स्टोर है, 1 इंटू 1, सो 1 इंटू 1 करिए, कितना आंसर आता है, 1। कंपाइलर इस 1 को स्टोर कर देगा फैक्ट के अंदर, तो फैक्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, दोबारा से 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने इतना काम करने के बाद वापस से फिर से वो लूप के अंदर आपका पाइथन कंपाइलर आता है। समझ गई, लूप है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब कंडीशन कब फॉल्स होगी जरा हम देखते हैं। अभी लूप के अंदर वापस आ गया, अभी क्या वैल्यू थी आई की, 1, अब ये वैल्यू आई से 1 से बढ़ जाएगी, तो अब ये वैल्यू 1 के बाद अब आई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2, पहले 1 था, अब क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर होने के बाद चेक करेगा क्या वो n से छोटा है, n के अंदर वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 5, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। n के अंदर वैल्यू कितनी है, 5, और i के अंदर वैल्यू क्या है, 2। चेक कर रहा है क्या 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो फिर कहाँ पर आ गए हम, वापस से फॉर्मूले में आ गए अपने।
फॉर्मूले में अब हम क्या बोल रहे हैं, फैक्ट। फैक्ट के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 1, सो 1 इंटू आई के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। तो अब 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, फैक्ट में। राइट हैंड साइड कैलकुलेशन होता है पहले, राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन हो जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू स्टोर हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज में। सो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, और 2 फिर स्टोर हो गया फैक्ट में। तो फैक्ट की वैल्यू पहले तो 1 थी, अब उसकी नई वैल्यू जनरेट होके क्या हो गई, 2। ध्यान रखिएगा ये वेरिएबल है जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी, जैसे जैसे कंडीशन आ जाएंगी इनकी वैल्यू बदल जाएगी, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 2 हो गया। अब उसके बाद वापिस से सेम कंडीशन है, यहाँ से वापिस से आपका कर्सर आएगा लूप के अंदर। अब आई के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 2। अब 2 से एक वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी और वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की यहाँ पे 3 हो जाएगी। चेक करेगा 3 n के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटा है, हाँ n के अंदर वैल्यू रखी हुई 5, तो जो 3 है वो 5 से छोटा है। कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो वापस से वो अपने इंडेंट फॉर्म में आया। इंडेंट फॉर्म में यानी फोर लूप के बाद में जो भी डाटा इंडेंट फॉर्म में इस तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट फॉर्म। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी वो वापस से आपके फॉर्मूला जो कि इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे जंप करेगा। अब यहाँ पे जंप करेगा तो फिर से कैलकुलेट करेगा। फैक्ट के अंदर वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे स्टोर हो गया 2 इंटू आई के अंदर वैल्यू कितनी है, 3 आ गया। 2 3 जा कितना होता है, 6 कहाँ स्टोर हो जाएगा, फैक्ट के अंदर। सो फैक्ट के पहले वैल्यू 2 थी, अब ये हटके क्या हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। ओके ना, अब वापस से कैलकुलेशन हो जाने के बाद वापस से कहाँ जाएगा, वो लूप के अंदर। लूप के अंदर आ जाने के बाद अब आई की जो वैल्यू लूप में 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, चेक करेगा क्या जो 4 है वो n के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटा है। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, n के अंदर रखी हुई वैल्यू से वो 4 क्या है, छोटा है। छोटा है तो वापस से कहाँ गए हम, जो भी लूप के बाद में नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है इंडेंट फॉर्म में, वहाँ पर फिर से आ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फैक्ट इंटू आई। फैक्ट के अंदर वैल्यू कितनी है, 6, और आई के अंदर वैल्यू कितनी है, 4। 6 4 जा कितना होता है, 24। तो फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे अब 6 चला जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा, 24। अब उसके बाद वापस से जाएगा ये लूप के अंदर। जब वो लूप के अंदर वापस आया तो अब आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब वो चेक करेगा कि आई के अंदर रखी हुई वैल्यू n के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, छोटी नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तब कंडीशन फॉल्स पे कभी भी अपने इंडेंट फॉर्म में यानी अब इस फॉर्मूले पर लौटकर आपका कर्सर नहीं आएगा और आंसर क्या स्टोर होगा, यहाँ पे 24। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो कि जो मेरा डाटा स्टोर हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, यहाँ तक वर्क कर रहा है। मैं चाहती हूँ इसके बाद जो 5 है उसको भी यानी जो नंबर मैंने दिया है, यूज़र ने दिया है, उस नंबर तक मेरा लूप चले। तब मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरा लूप है वो दी गई संख्या तक ही चले। दी गई संख्या, क्योंकि लूप जो है वो दी गई संख्या से एक कम तक चलता है। 5 दी तो वो 4 तक ही चलेगा, 5 तक नहीं चलेगा। और मैं चाहती हूँ मेरा लूप 5 तक चले क्योंकि मुझे 5 फैक्टोरियल का आंसर चाहिए जो कि 120 मुझे मिलने वाला है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, n लिखा है यहाँ पे n+1 कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, n+1। तो अब लूप n तक नहीं चल रहा है, यहाँ पे दी गई कॉमा के बाद दी गई संख्या से एक कम तक चलता है। कॉमा के बाद जो दी गई संख्या है वो बेसिकली क्या हो गई, n की संख्या, n की वैल्यू पहले 5 थी लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया n+1, तो ये 5 ना रहते हुए ये संख्या हो चुकी है 6। ठीक है, तो अब मेरा लूप, अब जो मेरा लूप यहाँ पे एंड हो रहा था अब यहाँ पे एंड नहीं होगा। ठीक है, i की वैल्यू कितनी हो गई थी, 5। वापस से आए, यदि यहाँ पे n होता तो ये लूप एंड हो गया था, अब ये आगे नहीं चलता, लेकिन मैंने n+1 कर दिया है। तो वापस से फोर लूप के अंदर आए, i की वैल्यू कितनी है, 5, और n की वैल्यू कितनी है, देखिए n में जब तक मैंने यहाँ पे n लिखा हुआ था तो n के अंदर स्टोर था 5, लेकिन मैंने n+1 कर दिया। बेसिकली जो 5 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 6 में, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 6
ओके, तो अब वो चेक कर रहा है क्या 5 6 से छोटा है, यानी n की जो संख्या है +1, ठीक है। तो अब वो कैलकुलेट कर रहा है कि जो 5 है क्या वो 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, वो 6 से छोटा है तो वापस से इंडेंट फॉर्म में आ गया। और इंडेंट फॉर्म में आने के बाद अब फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24 और i की वैल्यू कितनी है 5, तो 24 × 5 कितना हो जाएगा 120, और 120 का स्टोर हो जाएगा फैक्ट में। तो अब फैक्ट में क्या स्टोर हो गया यहाँ पे 120, ठीक है। ओके, अब लूप है, ये वापस से कर्सर लूप के अंदर जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 5 से 6, कंपाइलर चेक करेगा क्या 6 है, यानी n की जो वैल्यू 5 से उसे 1 बढ़ा दी ना, 6 कर दी ना, तो चेक करेगा क्या 6 i के अंदर रखी हुई वैल्यू 6 जो है वो 6 से छोटी है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। तो अब हमारा कर्सर इस लूप से बाहर आ जाएगा, अब बाहर आ गया। अब ये जो भी प्रोसेस हुई है कि i की वैल्यू 6 बन गई, फैक्ट की वैल्यू 120 बन गई, n की वैल्यू 5 बन गई, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हुई हैं कंप्यूटर के माइंड में हुई हैं। लेकिन आपको तो तभी पता चलेगा ना जब सिस्टम उसको प्रिंट करके देगा। तो आपको कंपाइलर को अब कमांड देनी होगी कि भाई तुम क्या करो, जो भी आंसर आया है, जो भी फैक्ट के अंदर आंसर स्टोर हुआ है उसको तुम क्या करा दो, प्रिंट करा दो। आपका जो भी आंसर है वो बेसिकली कहाँ स्टोर हो जाएगा, फैक्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंपाइलर को बताना होगा कि तुम फैक्ट की वैल्यू क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। जब भी आपको लूप ख़त्म हो जाने के बाद फाइनल वैल्यू प्रिंट करानी हो, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट डाटा है, यदि आप इसके बाद एंटर कर दोगे i के बाद तो आपका जो कर्सर है वो फैक्ट पर आएगा, ठीक है। तो आप अपने कर्सर को बैक स्पेस प्रेस करके कर्सर को थोड़ा यहाँ पे ले आना 4 के बिल्कुल सीध में, और यहाँ पे लिखना आप प्रिंट और प्रिंट के अंदर वैल्यू लिख देना फैक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फैक्ट के अंदर वैल्यू उसको तुम क्या करा दो, प्रिंट करवा दो। तो उसने फैक्ट के अंदर रखी हुई वैल्यू आपको प्रिंट करवा देगा यहाँ पे 120। चलिए हम इसको अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी आपने बोर्ड पे देखा उसको हम यहाँ पे अपने लैपटॉप पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमने सबसे पहले कहा था कि आपको एक मेमोरी लोकेशन लेना होगा, जो कि सपोज मैंने n नाम का लिया है, देन इक्वल। उसके बाद आपको लिखना होगा किस टाइप का डेटा, यानी आपको किस टाइप का डेटा आपको एंटर करवाना है, तो उसके लिए आप इंटीजर लिख दीजिए। इंटीजर के अलावा मैंने आपको 6th चैप्टर जब शुरू हुआ था तब एक और फंक्शन बताया था कि आप इवेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटीजर लिख के चलते हैं। आप इवेल लिखना चाहो तो आप इवेल लिख देना। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने इवेल लिखना सिखाया था, ठीक है। चलिए इंटीजर लिख देती हूँ मैं तो यहाँ पे, आपकी मर्जी तो आप इवेल लिख देना। इंटीजर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखते हैं हम यहाँ पे इनपुट, और फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं जो भी चीज़ व्हाटएवर हम मतलब जो भी हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे कि कंपाइलर हमको आउटपुट स्क्रीन पे लिख कर दे, वो चीज़ हम वो लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर एनी इंटीजर नंबर, या आप कोई भी एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल, जैसा भी आप लिखना चाहो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेते हैं जो हमारी पहली लाइन है वो काम कर रही है या नहीं कर रही सबसे पहले, ठीक है। तो कंट्रोल एस के साथ सेव कर देते हैं। ओके, सो हम फाइल में जाके सेव एस करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे जो नाम है मैं फैक्ट दे देती हूँ, fact.py, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टोरियल का यूज़ कर रहे हैं। तो fact.py मैंने नेम दे दिया, आप चाहें तो कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए जो इनपुट है इसको भी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। एक ब्रैकेट और लगाना भूल गए, बोर्ड पे लगाना भूल गए थे, यहाँ पे लगा देते हैं इनपुट, ठीक है। एंटर एन, कंट्रोल एस के साथ दोबारा सेव करते हैं और F5 के साथ से रन कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को। देखिए वो बोल रहा है एंटर एन इंटीजर नंबर। देखिए जैसा भी मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये मेरा कर्सर ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसा भी मैंने लिखा था वैसा के वैसा आपको यहाँ पे मिल गया एंटर एनी इंटीजर नंबर। यदि मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखती तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। और जब यूज़र कह रहा है कि पाइथन कह रहा है एंटर एनी इंटीजर नंबर, तो मैं कोई भी नंबर यहाँ पे इसको एंटर करके दे देती हूँ। सपोज मैंने दिया 5, तो बेसिकली जो 5 है वो मेरा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है मेरा n के अंदर। चेक कर लेते हैं n के अंदर स्टोर हुआ है या नहीं। कैसे चेक करें कि n के अंदर वो स्टोर हुआ है नहीं 5? उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो प्रिंट, और इसके अंदर ब्रैकेट में आप n लिख दो।
तो n के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो मुझे बता देगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं दोबारा से, कंट्रोल एस की सहायता से फिर से सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, F5 की सहायता से रन करते हैं। वो कह रहा है एंटर एनी इंटीजर नंबर, और मैं अब 5 ना देती हूँ, सपोज यहाँ पे 10 देती हूँ और एंटर करती हूँ। देखिए मुझे 10 प्रिंट हो रहा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना प्रिंट n, यानी n की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो देखो 10 प्रिंट करा रहा है। ओके, यदि मैं नेक्स्ट टाइम इसको रन करके देखती हूँ, F5 की सहायता से रन करती हूँ और मैं नंबर दे रही हूँ 5, तो देखिए 5 स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, जो पहली लाइन है वो तो कह रही है एंटर एनी नंबर, यूजर से नंबर मांग रही है कि आपने यहाँ पे इनपुट में लिखा है ना एंटर एनी नंबर, इसके कारण वो लाइन आपको लिखी हुई मिल रही है। उसके बाद आपने जैसे 5 लिखा है, तो ये जो 5 है वो स्टोर हो गया किसके अंदर, n के अंदर, और आपने बोल दिया कि n की वैल्यू प्रिंट करा दो तुम, तो नेक्स्ट लाइन में वो आपको n की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करा के दे रहा है जो भी डाटा आपने दिया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हमारे समझने के लिए था, तो हम यहाँ पे प्रिंट n को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, फैक्टोरियल लेने के लिए सबसे पहले आपको एक मेमोरी लोकेशन बनाना होगा। मैंने फैक्ट नाम का बनाया, आप चाहे तो किसी भी नाम का बना सकते हैं, और उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू आपको 1 स्टोर करवानी होगी। तो मैंने फैक्ट लिया, फैक्ट की वैल्यू 1 स्टोर यहाँ पे करवाई है, एंटर किया। एंटर के बाद मैंने आपको बोला था फॉर लूप चलाइए, फॉर आई इन रेंज, और फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चलनी है, मैंने आपको बताया था वैल्यू 1 से चलेगी, और कहाँ तक चलेगी, दी गई जो भी नंबर आपने स्टोर किया है, ठीक है, वहाँ तक। तो जो भी नंबर आपने स्टोर किया वो कहाँ पे स्टोर हो गया, बेसिकली n के अंदर। तो मैंने बोर्ड पे n+1 कर दिया था लास्ट में, लेकिन पहले हम n तक ही चला कर देखते हैं कि क्या होता है n कंडीशन तक ही। ठीक है, हमारा जो हमने बोर्ड पे पढ़ा था वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। n लिख दिया है, देन ब्रैकेट लग गया है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इस तरीके से कॉलन लगाने हैं और एंटर करना है। एंटर जब मैंने किया तो ध्यान से देखिए, जो मेरा कर्सर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल लास्ट में नहीं आ रहा है। दोबारा से देख लीजिए, एंटर किया था अंदर की तरफ, आर के नीचे आ रहा है। तो ये जो आप कभी 4 के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंट फॉर्म। क्योंकि 4 का लूप इंटेंट फॉर्म के अंदर ही मूव करता है, इंटेंट फॉर्म के बाहर मूव नहीं करेगा। तो लूप के अंदर की आपको लूप में जो भी चीज़ करवानी है वो आपको इंटेंट फॉर्म में इस तरीके से लिखनी होगी, यानी 4 लूप पे थोड़ा अंदर की तरफ लिखना होगा। आपको कर्सर मूव करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही एंटर करोगे ऑटोमेटिक कर्सर आपको इंडेंट फॉर्म में ले आएगा, जैसे कि लेकर आया है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला लिखिए, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने कहा था डाटा जब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। कंपाइलर इतने में अपना काम तो कर लेगा, वो दिमाग के अंदर स्टोर कर लेगा फैक्टोरियल 4 तक का, लेकिन आपको आंसर नहीं देगा 4 तक का। यानी सपोज आपने 5 दिया है तो 4 तक का जो सीरीज है वो चला के अपना कैलकुलेट कर लेगा डाटा, लेकिन आपको आंसर नहीं देगा क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो आप यहाँ पे लिखिए प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिए फैक्ट। ओके फाइन। तो ये 2-3 ये जो आपकी मेन 4 लाइनें फैक्टोरियल के प्रोग्राम में याद रखिएगा। ना कंट्रोल एस के साथ सेव कर रही हूँ, F5 की सहायता से रन कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को। वो बोला एंटर एनी इंटीजर नंबर, मैंने यहाँ पे 5 दिया है, 5 स्टोर हुआ n के अंदर, याद है ना आपको, अभी मैंने बताया था। ठीक है, एंटर किया तो देखिए आंसर मेरे को क्या मिल रहा है, 24। क्यों मिल रहा है, मैंने आपको बताया था जो लूप है बेसिकली n-1 तक चलता है, यानी 5 संख्या दी है तो वो 4 तक ही चल रहा है। तो अगर मैं चाहती हूँ 5 तक ही चले तो उसके लिए आप यहाँ पे n+1 कर दीजिए। ना दोबारा से कंट्रोल एस के साथ सेव कर रही हूँ, F5 के साथ से रन कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने दोबारा से नंबर दिया 5, तो आंसर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 120। तो ये लॉजिक मेरा एकदम सही है। ओके, तो फाइनल आंसर, जब आपका प्रोग्राम एंड हो गया तब लास्ट में जो भी नंबर स्टोर हुआ है फैक्ट में वो आपको यहाँ पर मिल गया। यदि आप इस फैक्ट के जस्ट नीचे लिख देते तब क्या होता, इस कंडीशन में क्या होता है, आपका लूप जितनी भी बार चला है, ठीक है, अभी हमने बोर्ड पे देखा था, लूप जितनी भी बार चला है उतनी बार फैक्ट के अंदर एक डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो लूप चलने के बाद यानी इस वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद आपका कर्सर बार बार प्रिंट स्टेटमेंट पर आता और फैक्ट की वैल्यू जो भी थी करंट में उसको पोस्ट करके चला जाता। जैसे सबसे पहले हमने देखी थी फैक्ट की वैल्यू कितनी स्टोर हुई थी, 1। नेक्स्ट टाइम देखी तो फैक्ट की वैल्यू याद करिए, बोर्ड पे हमने देखा था फर्स्ट टाइम में 1 मिली थी, नेक्स्ट टाइम में 2 मिली थी, फिर नेक्स्ट वैल्यू 6 मिली थी, देन 24 मिली थी, और देन 120 मिली थी। कब, जब हमने n+1 लगा दिया था तब 120 मिल गई थी, और 4 लगाए थे तब तक वो 24 ही मिली थी। ठीक है, बोर्ड पे हमने देखा था।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा। तो ये जितनी बार भी आपका लूप चलेगा उतनी बार ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में प्रिंट हो जाएगी। देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, मैंने 5 लिखा है। तो देखिए फैक्ट की सारी वैल्यू जितनी बार भी लूप चला है फैक्ट की वैल्यू बदली थी बार बार, आपको याद है अभी मैंने बताया था बोर्ड पे, जितनी भी बार बदली थी उतनी सारी वैल्यू फैक्ट की बार बार प्रिंट कर दी। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट को क्या लिख दिया, फॉर लूप के अंदर लिख दिया। तो जब तक ये वैल्यू ट्रू, ऐसे आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो वो उसने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, फैक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 1, और फिर नेक्स्ट में आया तो फैक्ट की वैल्यू क्या करा दी, प्रिंट करवा दी 1। फिर दोबारा से लूप चला और आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है तो 1 × 2 किया और 1 × 2 की जो भी आंसर है वो आपको प्रिंट करवा दिया। अब 2 आंसर स्टोर हो गया फैक्ट के अंदर। फिर से लूप चला, आई की वैल्यू 3 हो गई, देन 3 हो गई है, देन 3 × 2, 3 × 2 6 होता है, तो उसने यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद फिर प्रिंट पे 6 प्रिंट करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर लूप जो है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होती है, इसके इंडेंट फॉर्म में जितना भी कुछ लिखा होता है सब चीज़ें रिपीट होती हैं। अब मैं नहीं चाहती कि सारी चीज़ें रिपीट हो, यानी इस तरीके से मेरे को आंसर मिले, मैं तो इतना चाहती हूँ कि फाइनल जो आंसर है मेरे को तो बस ये ही मिल जाए, मेरे को ये पूरा आंसर नहीं मिले। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से पूरा आंसर मिले तो आप इसको फिर इसी तरीके से लिखिए इंडेंट फॉर्म में, और मेरी तरह यदि चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल आंसर मिले तो आप इसको कहाँ कर दीजिए, नॉन इंडेंट फॉर्म में, यानी अनइंडेंट फॉर्म में, ठीक है, बैक स्पेस करके। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। देख लेते हैं, फाइनल आंसर मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली जो लूप चल रहा है वो इंडेंट फॉर्म में चल रहा है। तो फैक्ट इंटू आई की वैल्यू कैलकुलेट की, फैक्ट के अंदर स्टोर किया, फिर लूप जो है वो वापस चल जाएगा और फिर वो फैक्ट पर आ जाएगा, फिर वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर वो लूप में चला जाएगा, फिर वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर लूप में चला जाएगा। ऐसा तब तक चलेगा जब तक ये फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है फिर उसके बाद फॉर का कर्सर कभी भी उसके इंडेंट फॉर्म में नहीं आता, उसकी नेक्स्ट लाइन में जो अनइंडेंट फॉर्म में लिखी हुई है उस पर जंप करता है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन बेसिकली कब फॉल्स हुई थी, जब n की संख्या आपकी 6 हो जाएगी। हमने अभी देखा था ना 5 पे यदि हमने n+1 कर दिया तो 5 की संख्या चल गई थी, बोर्ड पे देखा था, ठीक है। और जैसे 6 हुई कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जैसे फॉल्स हो जाती है, यानी जो 5 तक की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर दी, उसके बाद जैसे 6 आई कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स कंडीशन हो जाने पर ये अपने इंडेंट फॉर्म पे जंप नहीं करेगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट में जो अनइंडेंट फॉर्म है उस पर जंप करेगा। तो अनइंडेंट फॉर्म पे उसने जंप किया लूप खत्म हो जाने के बाद, और फैक्ट की वैल्यू जो कि 120 आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से उसने प्रिंट करा दी है। देख लेते हैं 120, ठीक है। अब 5 के अलावा हम कोई और नंबर भी देख लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे दे देते हैं हम सपोज यहाँ पे नंबर दे देते हैं 6। देखिए 6 का आंसर कितना आ रहा है, 720, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप दोबारा रन करेंगे और आप बाई चांस आंसर इसको कोई सा भी नंबर दे दीजिए, 7, 8, 9 जो भी आपको, तो फिर 7 तक का लूप चल के 7 तक का आंसर आ गया। फाइन, समझ में आया, ये है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब हमने देखा था n+1, यदि आप n+1 नहीं लिखते तो ये जो लूप है वो कहाँ तक चलता, जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हो n के अंदर से, या 5 तक में एंटर कर रहे हो तो आपका जो लूप है वो 4 तक चलता है, यानी 24 पे आके आपका ये डेटा एंड हो जाता। देख लेते हैं, 5 दिया, 24 पे आके एंड हो गया, ठीक है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे n लिखते तो, और यहाँ पे n+1 लिखते हैं तो जो वैल्यू है वो n+1 लिखने के बाद n तक चलेगी, यानी 5 दिया तो 5 तक चलेगी, ठीक है। और n दिया है तो n-1 तक चलेगी, यानी 4 तक चलेगी, और n+1 दिया है तो n तक चलेगी, ठीक है। दोनों में अंतर है। सो ये फैक्टोरियल का छोटा सा प्रोग्राम है, इसको प्रॉपर तरीके से चलाकर देखिएगा, बनाकर देखिएगा, खुद से सॉल्व करके देखिएगा, नंबर बदल के देखिएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कीजिएगा फैक्टोरियल के, क्योंकि आने वाले 2-3 प्रोग्राम हमारे फैक्टोरियल बेस्ड हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।